हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। तो हम बाकी तीन चैप्टर्स जो बायोलॉजी के वो हम सारे पढ़ेंगे क्लास 9 के। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक चैप्टर सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक चीज़, बेसिक लाइन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा सबसे छोटा यूनिट है हमारी बॉडी का, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन से फिर फर्दर ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे ही हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो इसलिए सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट भी यही है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। फिर आते हैं हम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट्स हैं। फिर अब आएंगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल कि कैसे कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? इन्होंने डेड लिविंग सेल को देखा था, कॉर्क सेल को। तो इन्होंने उसको एज ए नेम दिया था सेल। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट डेड सेल ऑफ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन 1665। उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को देखा और उन्होंने फर्स्ट डेड सेल को देखा था। Structure of cell like a honeycomb, and there were many small little boxes. Then Robert Hooke named it cell. तो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था कैसा? हनीकॉम्ब लाइक उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, जिससे कि उन्होंने एक कंपार्टमेंट को नाम दिया, स्मॉल और लिटिल बॉक्सेस को नाम दिया सेल। फिर उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में 1674 में, और जिसने हेल्प करी थी माइक्रोस्कोप की इम्प्रूवमेंट में। ठीक है। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल ऑफ पॉन्ड वाटर in 1675 with the help of improved microscope. And Robert Brown discovered the nucleus in 1831. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। फिर उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं पुरकिंजी। इन्होंने नेम दिया था प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इन 1839। जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है उन्होंने क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोला उसको। कौन सी डेट में? इन 1839। ठीक है। फिर आता है द थ्योरी ऑफ सेल डेट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल इज गिवन बाय टू बायोलॉजिस्ट विच इज़ स्क्लीडन एंड श्वान। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये फ्रॉम जर्मनी थे, एंड इन दोनों ने साथ में मिलके क्या बनाई थी? सेल थ्योरी बनाई थी, जो हम डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देखेंगे इसको कि इन दोनों ने मिलकर क्या बोला था कि जो सेल है उससे ही सभी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो बट इन्होंने ये नहीं बोला था कि सेल कहाँ से आते हैं, ये इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक था। तो फिर उसके बाद आए थे हमारे रुडोल्फ वर्काउ साइंटिस्ट, जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को और बोला कि
जो सेल है वो आते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो ऑलरेडी हमारे पास सेल प्रेजेंट है उसी से हमारे न्यू सेल जो है वो फॉर्म होते हैं. तो द थ्योरी ऑफ सेल डेट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल इज गिवन बाय टू बायोलॉजिस्ट स्क्लीडन एंड श्वान. स्क्लीडन ने देखा था इन 1838 में एंड श्वान ने देखा था इन 1839 में. The cell theory was further expanded by Rudolf Virchow in 1855 by suggestion that all cells are arise from pre-existing cells, कि सभी cells आते हैं from pre-existing cells. फिर आएंगे हम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के कॉन्सेप्ट पे. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, हमें नाम से ही पता चल रहा है. यूनिसेलुलर मीन्स कि वन सिंगल सेल एंड मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल्स. तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, ए सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट्स द होल ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, कि एक सिंगल सेल ही अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लमाइडोमोनास. ये सिंगल सेल के क्या है, बैक्टीरियाज, पैरामीशियम, ये क्या है, सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं. फिर आते हैं मल्टी सेलुलर पे. बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप में आ जाते हैं और परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस और बनाते हैं एक सिंगल बॉडी. मल्टीपल सेल्स आर अराइज एंड ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए सिंगल बॉडी. एक सिंगल बॉडी में परफॉर्म करते हैं अलग अलग सेल, अलग अलग काम करते हैं अपना. एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स, ह्यूमंस, फंगाई एटसेट्रा. ओके. नाउ next point is most plants and animal cells are fixed in shape, but WBC and amoeba keep changing their shape and size. जो most of the plant और animal cell है उनकी क्या है, शेप फिक्स्ड होती है प्लांट और एनिमल सेल की. बट जो WBC और अमीबा होता है उनकी जो सेल की शेप और साइज़ है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो चेंज होता है कॉन्टीन्यूसली. ठीक है. अब देखेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, वो हम अब देखेंगे. सबसे पहले आता है हमारा सेल वॉल. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. तो हम अभी कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल. ये ज़रूर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो बी केयरफुल फॉर दैट टॉपिक. तो स्टार्ट करते हैं. सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, और ये किससे बनी हुई है, सेल्यूलोस से बनी हुई है. नॉट फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल सेल ओनली इन प्लांट्स. ये एनिमल सेल में नहीं मिलती है, सिर्फ प्लांट्स में मिलती है. क्या, सेल वॉल. फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एनिमल सेल में नहीं मिलती है, प्लांट्स सेल में मिलती है. It protects the plant cell from extreme hot and cold climate. ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को एक्सट्रीम गर्मी में और कोल्ड, सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड में ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सेल को. ओके. फिर हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. तो इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ये किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी हुई होती है.
लिपिड्स नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, लिपिड्स जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? क्या है फंक्शन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? ये जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट करती है सेल के कंटेंट को इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल that separates the content of cell from its external environment, external environment से उसको, इसके मैट्रिक्स को क्या करती है, सेपरेट आउट करती है। It is called selectively permeable membrane because it allows the entry and exit of some material in and out of cell from cell membrane, cell या plasma membrane। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है selectively permeable membrane, मतलब सेल मेम्ब्रेन की मर्जी है कि वो कौन से मॉलिक्यूल को अपने अंदर लाएगी, कौन से को नहीं लाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन की मर्ज़ी के ऊपर है कि कौन वो किसको एंट्री या एग्ज़िट देगी, इसलिए हम उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा या नहीं आएगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल, ये हेल्प करती है सेल की शेप को मेंटेन करने में। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस टॉपिक्स। डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैस ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। जैसे कि ये हमारे दो सेल है, तो इस वाले सेल में कम ऑक्सीजन है और बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे ट्रैवल, गैस कैसे ट्रैवल करेगी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऐसे डिफ्यूजन होगा सेल में। फिर एक और कंडीशन है हमारे सेल के अंदर कि एक सेल में हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की और बाहर कम कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगी गैस की। एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, तो इसका भी हम क्लियर करेंगे एकदम चीज़ कि इसमें होती है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है और बीच में क्या आ रही है, बीच में आ रही है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में आ रही है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कैसे, जैसे कि ये हो गई हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हाई हैं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो यहाँ पे कैसे मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, बात समझ आई। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है, डिफ्यूजन में गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, यहाँ पे है। ओके, क्लियर दोनों में डिफरेंस? ओके, क्लियर। तो अब आते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये हमारा मान लो सेल है, ये एक वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी वाटर की कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर लो है और जो वाटर की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो बाहर
क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर कैसे मूव करेगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जो बाहर हाई कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन में, वो जाएगा अंदर सेल के। तो ऐसे जो है सेल वाटर मॉलिक्यूल मूव होगा। फिर आते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। ये सभी क्या है, ऑस्मोसिस, हमें ये क्या दिखा रहा है, ऑस्मोसिस हमें दिख रहा है इस चीज़ में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सेल की, बाहर और अंदर दोनों ही सेम रहेंगी। यहाँ पे सेल ना ही श्रिंक होगा और ना ही स्वेल होगा। तो यहाँ पे सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, स्वेल हो रहा था। सेल क्या हो रहा था, स्वेल हो रहा था। और आइसोटोनिक में दोनों ही बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो अब आएंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि बाहर लो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर वाटर की, और सेल के अंदर जो है हाई कंसंट्रेशन होती है वाटर की। तो अंदर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो कंसंट्रेशन है वाटर की, तो अंदर से बाहर पानी आएगा, H2O कम आउट फ्रॉम दी सेल, अंदर से बाहर पानी जाएगा। तो सेल क्या होगा, सेल श्रिंक होगा। क्या होगा, सेल श्रिंक होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक बीच में स्ट्रक्चर का डिफरेंस। देखो यहाँ पे ये प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये न्यूक्लियोइड है, मतलब थोड़ी बहुत जो एज ए इंफॉर्मेशन रखता है, ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फ्लैजुलम हेल्प करती है सेल की मूवमेंट में। ये यूकार्योटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस हमारा बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 से 3 प्रेजेंट होता है सेल्स में, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये साइटोप्लाज्म है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल में। तो यूकार्योटिक सेल में हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, विच इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो क्या होता है प्लांट सेल में हम देखेंगे कि ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स। ये भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं, इनके पास खुद का डीएनए होता है, तो ये इनके पास ज़्यादा ऑर्गेनल प्रेजेंट है। एनिमल सेल का ऐसा सा ही कुछ स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। बाकी ये भी सिमिलर होता है इसके यूकार्योटिक सेल के। ओके, और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ये स्टैक लाइक होता है जिस पे बहुत सारे स्टैक्स लगे होते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ओके, बाकी ये सारा यूकार्योटिक सेल की तरह ही है। ओके, डन है हमारे स्ट्रक्चर्स। ओके, और ये क्या है हमारे यूकार्योटिक सेल के बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने कर दिया एक्सप्लेन। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएंगे अपने सेल के, विच इज़ न्यूक्लियस। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच लिव इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जिसको हम हेड ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए
deoxyribonucleic acid. Chromosomes are composed of DNA and protein. जो क्रोमोसोम्स है वो कंपोज होता है डीएनए एंड प्रोटीन से. तो मैं आपको बताती हूँ. देखो ये हमारा सेल है. सेल के अंदर हमारा बीच में हमारा ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब हम न्यूक्लियस को लार्ज फॉर्म में करके देखेंगे. अब ये हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कैसे वो हमारी कैसे आँखें होंगी, कैसे मुंह होगा, कैसी शेप होगी. ओके, तो ये सारी ह्यूमन की इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स में होती है. तो ये कैसे ट्रांसफ़र होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है. और इन्हीं क्रोमोसोम में कंपोज होता है डीएनए और प्रोटीन. इनके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है. फिर आते हैं, इट कंट्रोल्स ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को. इट कंटेन्स जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. ये कंटेन करता है जीन्स को एक डीएनए की फॉर्म में. इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल. ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल्स को. तो आप सोच रहे होंगे ये जीन्स क्या होते हैं जो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जीन्स जो है, जैसे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है. ये डबल हेलिकल में होता है. तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक जगह को ये इनको हम बोल देंगे जीन. ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन हो गया, ये तीसरा जीन हो गया. तो ये होते हैं हमारे जीन्स, विच इज़ डीएनए में होती है ये. फिर उस डीएनए किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है. क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. बात आ गई समझ में, जीन्स क्या होता है. ओके. और ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल को. सेल साइकिल मतलब कि कैसे जो एक सेल जो है वो कैसे न्यू सेल फॉर्म करेगा, कैसे दो सेल फॉर्म करेगा, ठीक है. तो यही रेगुलेट करता है उस साइकिल को. अब आते हैं हम प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल पे. प्रोकार्योटिक सेल वेरी स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट हो. प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल, सबसे पहले हम बात करते हैं. प्रो मीन्स बहुत, बिफोर बहुत पहले, एंड यूकार्योटिक मीन्स ट्रू एंड कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस. क्या, न्यूक्लियस. तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था. प्रो मीन्स बहुत पहले से ही न्यूक्लियस यहाँ पे इस सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. एंड यूकार्योटिक मीन्स जिसमें सब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो ये प्रोकार्योटिक सेल जो है बहुत स्मॉल होता है साइज़ में, ये लार्ज होता है यूकार्योटिक सेल साइज़ में. इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. मैंने बोला प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी ऑब्वियसली. तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रेजेंट. यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं कि जैसे कि जो ऑर्गेनल है सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. यहाँ पे यूकार्योटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, साइटोप्लाज्म. The liquid part in which the other organelles float, it is mainly composed of water, salt and proteins. ये एक लिक्विड पार्ट है जिसमें दूसरे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं.
और ये मेनली कंपोज होता है वाटर, सोल्ट्स और प्रोटीन से, और ये एक लिक्विड पार्ट है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड एंडोसाइटोसिस, अब आते हैं हम एंडोसाइटोसिस पे। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल to engulf in food and other materials from its external environment. Such processes are known as endocytosis. तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो अमीबा में, जैसे मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे, अमीबा में जैसे कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती अमीबा की, ऐसे ऐसे ये अमीबा होता है। तो ये क्या करता है, इसके पास जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसको ये अपने अंदर लेने के लिए क्या करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, मतलब इसको अपने अंदर एनगल्फ करने के लिए ये सूडोपोडिया फॉर्म करता है। क्या करता है, सूडोपोडिया फॉर्म करता है। धीरे धीरे फिर ये इसको अपने अंदर ले लेता है, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया। समझ आया, ये भी अमीबा समझ आया कि इस फूड पार्टिकल को इसने अंदर ले लिया, कौन से प्रोसेस से, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। तो एंडोसाइटोसिस इसको ही बोलते हैं कि जब सेल इनगल्फ कर लेता है किसी फूड को, मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो उसको ही हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनेल्स। क्या पढ़ेंगे, सेल के ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ER? गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ये प्रोवाइड करता है स्पेस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, और ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स में। क्या करता है, हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स कर देता है पॉइजनस प्रोडक्ट्स को, तो रिमूव कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो 2 टाइप्स का होता है, SCR एंड RER। SCR की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, तो इट मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, इट मेड अप ऑफ वेसिकल्स। ये ट्यूब्यूल से बना होता है, ये वेसिकल से बना होता है। ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स एट्सेट्रा, और ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। तो ये याद रखना कि SCR मैन्युफैक्चर करता है लिपिड्स को, मेन यही पॉइंट है, और ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स को। SCR में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, RER में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हम गोल्जी apparatus पे। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। इट इज़ कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी। ये डिस्कवर किया था बाय द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, एंड इसको हम गोल्जी apparatus को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं।
अब गोल्जी अपैरेटस के सेल में क्या फंक्शंस हैं उसको हम देखेंगे। गोल्जी apparatus stores, modifies and packs products in vesicles। जो गोल्जी apparatus है, जो मटेरियल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला है, जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारे निकले हैं, तो उसको वो क्या करता है, वो सिंपली पैक करता है और स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और उनको प्रोडक्ट को पैक करता है वेसाइकल की फॉर्म में। वेसाइकल मतलब गोले गोले की राउंड शेप की फॉर्म में, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। ये इन्वॉल्व है लाइजोसोम की फॉर्मेशन में। लाइजोसोम ये भी एक ऑर्गेनल है, तो इसको हम नेक्स्ट ही पढ़ रहे हैं और लाइजोसोम को, कि लाइजोसोम क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये लाइजोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम केसेस। ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में कन्वर्ट करता है। ये इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमसे अगर कोई पूछे कि गोल्जी अपैरेटस की मतलब सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आना चाहिए गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी ही सिंथेसिस करती है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जो गोल्जी फॉर्मेशन करती है लाइजोसोम की, तो वो लाइजोसोम है क्या, तो वो अब हम पढ़ेंगे। लाइजोसोम, दिस are tiny like granules containing digestive enzymes. These are bounded by a single membrane. ये एक टाइनी लाइक ग्रैन्यूल्स है, ऐसे राउंड फॉर्म में, वेसाइकल्स की फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर होता है। ये कंटेन करता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर बहुत सारे एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं सेल के लिए, ठीक है। और जब कभी कभार जब सेल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो यही लाइजोसोम यही लाइजोसोम फट जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है और फिर सेल को डेड कर देता है। तो इसलिए लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ओके। तो इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक लाइसोसोम ऑर्गेनल की वजह से पूरा सेल डेड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर खतरनाक क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ओके। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है डाइजेशन, दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये वेस्ट डिस्पोजल को रिमूव करता है सेल से। ये हेल्प करता है जो फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर है उसको रिमूव करता है, और जो सेल का वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है बेसिकली, ओके। तो अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोरेज बैटरी। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पे हमारी बॉडी की एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। मतलब ये जो है इसको हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हमारी सारी बॉडी की एनर्जी बनती है सेल के अंदर, ओके। एंड इसको स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। ये सॉसेज लाइक इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और इसकी ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये ऑर्गेनल सेल के अंदर, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। फंक्शंस क्या है इनका, इट इज़ मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कि ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करेंसी। जैसे कि हमारा
रुपीज़ है करेंसी, वैसे ही एनर्जी की करेंसी एटीपी है। तो ये एनर्जी करेंसी होता है सेल की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। They provide intermediates for the synthesis of various chemicals. ये प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट्स को बहुत सारे केमिकल्स के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा हो गए। ओके, अब आते हैं हम प्लास्टिड्स पे। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स हैं। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इट इज़ ऑफ वाइट कलर, ये क्या होता है, वाइट कलर का प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट रेड और ब्राउन का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट ये जिस प्लांट सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जिससे क्या होता है, परफॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे खाना बनता है। तो ये ग्रीन कलर का होता है। ये एरियल पार्ट्स में मिलता है। एरियल पार्ट्स मीन्स अपर साइड, प्लांट की जो अपर साइड होता है वहाँ पे मिलता है हमें। इसके फंक्शंस देखते हैं हम अब। क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरो और क्रोमोप्लास्ट ये दोनों इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ल्यूकोप्लास्ट इसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है मटेरियल्स का, जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स, इसमें स्टोरेज होता है इनका। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, विच इज़ वैक्यूल्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स है साइटोप्लाज्म में, जो कंटेन करता है वाटर, अमाइनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ये खाली स्पेस या इनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ सामान प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया वाटर, अमाइनो एसिड, शुगर्स वगैरह। तो ये हमारा सेल हो गया, तो इसके अंदर ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। Vacuoles are small sized in animal cells while plant cell have very large vacuoles. जो एनिमल सेल होता है उनमें जो वैक्यूल्स है वो स्मॉल साइज़ का होता है, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितना ज़्यादा साइज़ का होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स। ये क्या करता है, स्टोर करता है मटीरियल्स को। और जो इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक्सपेलिंग एक्सेसिव वाटर, ये एक्सपेल करता है एक्सेसिव वाटर को। It is a minute particle consisting of RNA. Ribosomes are the main sites of protein synthesis, are also the protein transported to ER. ये एक मिनट पार्टिकल्स को, जैसे कि आरएनए हो गया, आरएनए ही मतलब जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसका ही एक फॉर्म होता है आरएनए। तो उसको जो है वो हेल्प करता है साइट्स, जो आरएनए होता है वो हमारा प्रोटीन बनाने में बहुत काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये ईआर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये फॉर्म करता है पहले प्रोटीन, और फिर किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेल डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेल इनटू न्यू सेल्स, मतलब एक सेल से नए सेल फॉर्म करना, हम क्या बोलते हैं इसको, सेल डिवीजन। क्या रीज़न है सेल का डिवीजन होने का, मतलब ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। रिप्लेस करते हैं ओल्ड सेल को न्यू सेल से, डेड या इंजर्ड सेल को ये रिप्लेस कर देते हैं। फॉर गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन मेल या फीमेल ऐसे इनमें तो नहीं होता है, बट इनके क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, तो इनकी गैमीट फॉर्मेशन होती है। तो अब सबसे मेन टॉपिक, इन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। लास्ट पॉइंट है, अच्छे से देखना। प्लांट सेल लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज कौन है, प्लांट सेल में सेल का साइज़ बड़ा होता है, एनिमल सेल में सेल का साइज़ छोटा होता है। प्लांट सेल में बड़ा न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में स्मॉल न्यूक्लियस होता है। तो याद कर लो, प्लांट सेल में बड़ा सेल होता है तो बड़ा न्यूक्लियस भी होता है, एनिमल सेल में
छोटा सेल होता है तो छोटा न्यूक्लियस होता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। मैंने प्लास्टिड्स हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया भी था कि प्लास्टिड्स प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। बस सेल वॉल और प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। यहाँ पे सेल वॉल और प्लास्टिड्स नहीं है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। और बाकी आपको ये सारा समझ आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks for watching. Bye bye.